नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूं आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अक्टूबर 2023 के करंट में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पर्यावरण की न्यूज। दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कंपटीशन वॉर का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक, जहां पर आपके लिए डेली बेसिस पर हम द हिंदू और पीआईबी की जो न्यूज होती है, इंपॉर्टेंट न्यूज, उसको हिंदी में प्रोवाइड कराते रहते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह की दमदार वीडियोस आपके लिए इस चैनल पर अपलोड होती रहती हैं। और आपको एक जानकारी बता दूं कि ये जो आप अभी वीडियो देख रहे हैं अक्टूबर 2023 का करंट, इसी तरह से हम जून 2023 से करंट अफेयर्स की पूरी एक श्रृंखला चला रहे हैं, जिसमें अभी हम अक्टूबर के अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके हैं। इसके बाद नवंबर, फिर दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इसी तरह से कंटिन्यूअसली ये क्लासेस आपको इस चैनल पर अपलोड होती रहती मिलेंगी। तो दोस्तों, चैनल को बिल्कुल मिस मत करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो अगर आपको किसी भी तरह से हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बताते हैं आपको कि जो आज वीडियो आप देखने वाले हैं वो कहां कहां यूजफुल होने वाली है। दोस्तों, ये वीडियो हमारी यूजफुल होती है यूपीएससी के और पीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम के अंदर बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक ओरिएंटेड वीडियो बनाई जाती हैं आईएएस पीसीएस के लिए, ठीक है। और साथ ही आपको और भी जो एक दिवसीय परीक्षाएं होती हैं उसमें भी ये समान रूप से उपयोगी होंगे, क्योंकि हम इस तरह से करंट अफेयर्स का जो कंटेंट है उसको डिजाइन करते हैं जो हर तरह के एग्जाम वर्ग के प्रतियोगी हैं उनके लिए ये लाभकारी होता है, ठीक है दोस्तों। तो इतनी हुई इंट्रोडक्शन, उसके बाद आइए चलते हैं न्यूज की तरफ। और न्यूज में देखते हैं कि आज हम अक्टूबर 2023 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का और पर्यावरण के सेक्शन से क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, पहला ही दमदार आपको एक डिस्ट्रॉयर दिख रहा है। यहां पर ये डिस्ट्रॉयर दिख रहा है आपको, इसका नाम है दोस्तों आईएनएस इम्फाल। डिस्ट्रॉयर क्या होता है? युद्धपोतों की एक श्रेणी होती है, कैटेगरी होती है डिस्ट्रॉयर, ठीक है। तो आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं कि आखिर ये अक्टूबर 2023 के अंदर चर्चा में क्यों रहा। पहले ही बता दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाने ही होते हैं। तो आइए देखते हैं कि भारतीय नौसेना को गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर आईएनएस इम्फाल 20 अक्टूबर 2023 को क्या हुआ? सौंप दिया गया। यानी कि हमारी इंडियन नेवी के पास अब आईएनएस इम्फाल नाम का एक खतरनाक विध्वंसक डिस्ट्रॉयर शामिल हो चुका है इनके बेड़े में। दोस्तों, आईएनएस जो इम्फाल है वो प्रोजेक्ट 15B श्रेणी का भारत का तीसरा स्वदेशी स्टील्थ विध्वंसक युद्धपोत है। अब आप सोचेंगे कि तीसरा युद्धपोत है तो इसका मतलब इससे पहले दो और डिस्ट्रॉयर नौसेना में इस क्लास के शामिल हो चुके हैं, जो कि बन रहे हैं प्रोजेक्ट 15B के तहत। अब ये प्रोजेक्ट 15B क्या है ये आपको आगे समझ में आ जाएगा, तो बस आप न्यूज के डिस्कशन को देखते रहिए। दोस्तों, यह जो आईएनएस इम्फाल नाम का हमारा गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, उसके अंदर सरफेस टू सरफेस सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल आप जानते हैं कि इंडियन जो आर्सेनल है उसमें एक महत्वपूर्ण हथियार है, बहुत ही घातक, दुनिया की फास्टेस्ट मिसाइल इसको कंसीडर किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ब्रह्मोस मिसाइल सरफेस टू सरफेस और मीडियम रेंज की सतह से हवा में सरफेस टू एयर मिसाइल, इसमें कौन सी लगी है? बराक 8। सरफेस टू सरफेस के लिए ब्रह्मोस मिसाइल और सतह से हवा में यानी कि सरफेस टू एयर में मार करने के लिए बराक 8 मिसाइलें लगी हैं। तो दो मिसाइलें आप लोगों को याद रखना चाहिए, एक बराक 8 और दूसरी ब्रह्मोस। तो बराक 8 आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इजराइल नाम का जो देश है, इजराइल के सहयोग से बराक 8 मिसाइलें डेवलप की गई हैं। और ब्रह्मोस मिसाइलें दोस्तों हम रशिया के सहयोग से, रशिया के ज्वाइंट वेंचर में डेवलप किए हुए हैं ब्रह्मोस मिसाइल, ठीक है। तो ब्रह्मोस और बराक 8 दोनों लगाई गई हैं आईएनएस इम्फाल के अंदर, ठीक है, ये चीज ध्यान रहे। अब दोस्तों, इम्फाल में क्या है कि पानी के अंदर युद्ध करने के लिए भी इसमें क्या लगा है? एंटी सबमरीन वेपन, सेंसर, सोनार। सोनार कौन सा लगा है? हमजा एनजी, हमजा एनजी, ठीक है। इसमें क्या है? हल माउंटेड सोनार हमजा एनजी। तो हमजा एनजी आप लोगों को याद रखना चाहिए क्या है? सोनार है। सोनार क्या होता है दोस्तों? सोनार डेप्थ
में जैसे गहराई में जाकर के किसी वस्तु को अगर आपको पहचानना है तो वो सोनार सिस्टम के द्वारा सोनार को पानी में डाल करके आप पता कर सकते हैं कि कोई चीज पानी के अंदर चल रही है। जैसे कि हम सबमरीन को डिटेक्ट करने के लिए सोनार का यूज करते हैं। जैसे भारतीय एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स के पास एक विमान है जो कि अमेरिका से लिया गया है, P8I करके। P8I इसको सबमरीन हंटर बोलते हैं। ये भारत के समुद्री क्षेत्र का सर्विलांस करता रहता है और ये अपने सोनार के माध्यम से पानी के अंदर पता लगाता रहता है कि कोई सबमरीन भारतीय क्षेत्र में, भारतीय समुद्री क्षेत्र में है तो नहीं। तो सोनार जो है ऐसे काम करता है, आपको समझ में आ गया होगा। जैसे पानी के अंदर हम किसी वस्तु का पता लगाने के लिए सोनार सिस्टम का यूज करते हैं। और दोस्तों इसमें साथ ही और क्या लगा हुआ है यहाँ पे देखेंगे, और इसमें लगाया गया है दोस्तों हैवी वेट टारपीडो ट्यूब लॉन्चर और रॉकेट लॉन्चर भी इस आईएनएस इंफाल के अंदर लगाया गया है। अब दोस्तों आईएनएस इंफाल जो है भारत में बने सबसे बड़े डिस्ट्रॉयर शिप्स में से एक है। इसकी लंबाई आप लोगों को याद रखनी चाहिए 164 मीटर और विस्थापन क्षमता होती है 7500 टन, 7500 टन इसकी विस्थापन क्षमता है, यानी कि इतना वेट ले करके ये चल सकता है। ठीक है, विस्थापन क्षमता का मतलब यही होता है। ठीक है दोस्तों, तो आईएनएस इंफाल के बारे में इतनी जानकारी आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगी होगी। आईएनएस इंफाल के बारे में थोड़ा सा और हम जान लेते हैं। आइए देखते हैं क्या है। तो आईएनएस इंफाल के बारे में कुछ और जानकारी हम प्राप्त करते हैं। तो यह दोस्तों देश का पहला ऐसा जंगी जहाज है जिसका नाम नॉर्थ ईस्ट के शहर के नाम पर रखा गया है। यानी कि भारत के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो प्रदेश हैं, जो स्टेट्स हैं, वहां की जगह का नाम है इंफाल। तो इंफाल कहाँ की राजधानी है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना है। और इंफाल अगर कमेंट, ये बहुत कॉमन सा सवाल है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, आप लोगों को जरूर बताना चाहिए कि इंफाल कहाँ पड़ता है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स किस स्टेट्स में पड़ता है। ठीक है, आप लोगों को याद रखना, मतलब मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। अब दोस्तों आईएनएस इंफाल जो है 30 नॉटिकल मील प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा स्पीड से चल सकता है, 30 नॉटिकल मील से ज्यादा स्पीड से चल सकता है और तकरीबन कितना 55 किलोमीटर प्रति घंटा। नॉटिकल दूरी मापी जाती है, समुद्र में अगर दूरी मापना है तो नॉटिकल माइल से हम दूरी को यहाँ पर मेजर करते हैं पानी के अंदर। ठीक है, अब दोस्तों भारतीय नौसेना में प्रोजेक्ट 15B के तहत बने पहले आईएनएस विशाखापत्तनम को, जो प्रोजेक्ट 15B के तहत पहला जो डिस्ट्रॉयर बना था वो कौन सा था, याद रखना, आईएनएस विशाखापत्तनम। और इसको 21 नवंबर 2021 को, और जो दूसरा, पहला तो क्या था आईएनएस विशाखापत्तनम, दूसरा है आईएनएस मुर्मुगांव। आईएनएस मुर्मुगांव को 18 दिसंबर 2022 को। ये नौसेना में 2 युद्धपोत कमीशन हो चुके हैं पहले ही, और अब जो है आईएनएस इंफाल तीसरा युद्धपोत है, तीसरा डिस्ट्रॉयर है जो 15B के तहत बन रहा है और नौसेना में कमीशन कर लिया गया, यानी कि शामिल कर लिया गया है। अब चौथा युद्धपोत कौन सा है, ये भी बात आपको आगे समझ आने वाली है। दोस्तों भारत का स्वदेशी विध्वंसक पोत निर्माण कार्यक्रम जो है 1990 के दशक के अंत में शुरू हुआ। 3 दिल्ली क्लास के, दिल्ली एक क्लास है, ठीक है, दिल्ली राजधानी तो है, तो इसी राजधानी के नाम पर एक युद्धपोतों की क्लास थी जिसे 15 वर्ग के युद्धपोतों के साथ शुरू किया गया था। कब, 1990 के दशक के अंत में 3 दिल्ली श्रेणी के युद्धपोत बनाने शुरू किए गए थे। कौन सा क्या था, प्रोजेक्ट 15 के अंदर। इसके एक दशक बाद 3 कोलकाता श्रेणी के, ठीक है, 3 दिल्ली श्रेणी के बने युद्धपोत 1990 के अंत के दशक में, और फिर 3 कोलकाता श्रेणी के बने। अब प्रोजेक्ट, इनको कौन सा नाम दिया गया, कोलकाता श्रेणी वाले पोतों को नाम दिया गया प्रोजेक्ट 15A। प्रोजेक्ट 15 शुरू हुआ था कब, 1990 से, ठीक है। इसके अंतर्गत 3 दिल्ली श्रेणी के पोत बने, यानी कि डिस्ट्रॉयर बने। उसके बाद फिर शुरू हुआ प्रोजेक्ट 15A, इसके अंदर 3 कोलकाता श्रेणी के युद्धपोत यानी कि विध्वंसक बनाए गए, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब प्रोजेक्ट 15A जो है, जिसके अंतर्गत कोलकाता श्रेणी के युद्धपोत बनाए गए, उसमें काफी हमें सफलता मिली और तकनीकी रूप से हम काफी आगे बढ़े।
उसके बाद हमने प्रोजेक्ट 15B, जिसके अंदर हमने विशाखापत्तनम श्रेणी के तहत कुल 4 युद्धपोतों को बनाने की योजना बनाई गई। ठीक है, और ये जो विशाखापत्तनम श्रेणी की युद्धपोतों को बनाने की योजना थी, उसे नाम दिया गया प्रोजेक्ट 15B। इसी के तहत बना INS इम्फाल। आई होप दोस्तों अब कहानी आपको क्लियर हो गई होगी। अब INS इम्फाल जो बना है, ये कई नंबर का युद्धपोत है। तो विशाखापत्तनम, INS विशाखापत्तनम पहले नंबर का, फिर INS मुर्मुगांव दूसरे नंबर का, फिर INS इम्फाल थर्ड युद्धपोत है, थर्ड डिस्ट्रॉयर है जो प्रोजेक्ट 15B के तहत बना। और उसके बाद चौथा युद्धपोत होगा INS सूरत। ठीक है, ये चीज याद रखना, ये भी प्रगति पर है, बन रहा है। और दोस्तों विशाखापत्तनम श्रेणी आप लोगों को याद रखनी चाहिए। प्रोजेक्ट 15B के तहत विशाखापत्तनम श्रेणी के, विशाखापत्तनम क्लास के युद्धपोत बनाए जा रहे हैं। ये चीज आप लोगों को अच्छे से याद रखना। प्रोजेक्ट 15 के तहत दिल्ली श्रेणी, प्रोजेक्ट 15A के तहत कोलकाता श्रेणी और प्रोजेक्ट 15B के तहत विशाखापत्तनम श्रेणी के कुल 4 युद्धपोत बनाए जाने हैं, जिसमें विशाखापत्तनम 1, फिर मुर्मुगांव सेकेंड, इम्फाल थर्ड और फोर्थ है सूरत, INS सूरत। ठीक है, अब INS क्यों लगता है? तो INS का अर्थ होता है दोस्तों इंडियन नेवल शिप्स। ठीक है, यानी कि इंडियन नौसेना के, भारतीय नौसेना के ये शिप है, इसलिए INS इसके अंदर, मतलब इसके नाम के आगे INS लगता है। ठीक है, अब दोस्तों इन जहाजों को भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा निर्मित किया गया है और मुंबई में जो मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड है वो बनाते हैं। डिजाइन कहां किया गया? नौसेना का युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो है, वहां डिजाइन किया गया, और मुंबई के मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स जो लिमिटेड है, MDSL, वो इसको बनाता है। इतनी जानकारी आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसमें युद्धपोत जो INS इम्फाल था, इसमें आपको मैंने काफी डिटेलिंग के साथ समझाने की कोशिश की। युद्धपोतों का क्लास, युद्धपोत के बारे में जो सारी चीजें बताई, प्लस प्रोजेक्ट 15B से जुड़े हुए जो पूर्वगामी प्रोजेक्ट्स थे उनके बारे में मैंने आपको विस्तार पूर्वक बताया। तो इस न्यूज में इतना ही। अब आगे दूसरी न्यूज की तरफ बढ़ चलते हैं। अब दोस्तों दूसरी न्यूज इसरो की तरफ से आ रही है और काफी दमदार न्यूज है, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। यहां से तो आप मान लीजिए कि साइंस टेक से सवाल आना बिल्कुल ही संभावित है। तो आइए देख लेते हैं क्या है ये टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन, यानी कि TVD-1। तो आइए TVD-1 के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने फ्लाइट टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन 1 यानी कि TVD-1 नाम के एक सिस्टम का पहला परीक्षण कर लिया है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसरो ने कोई टेस्ट किया है जिसको नाम दिया गया है TVD-1 यानी कि टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन। ठीक है, इसका ये फुल फॉर्म होगा टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन, TVD-1। ठीक है, ये इसका पहला परीक्षण हो गया है। अब ये आगे इसके डेवलपमेंट समझिए, ये है क्या। अब दोस्तों इसके अंदर जो ये परीक्षण किया गया TVD-1, उसमें क्या किया गया कि एक क्रू एस्केप सिस्टम के साथ एक क्रू मॉडल को अंतरिक्ष में भेजकर वापस सुरक्षित पृथ्वी पर लाने का ये परीक्षण था। समझ गए आप? एक क्रू एस्केप सिस्टम के साथ, एस्केप मतलब अलग होना। अब अभी मैं आपको इसका एक एनिमेशन के जरिए, मतलब जो एक पिक्चर है वो मेरे पास है इसमें आगे, उसके जरिए मैं आपको इसकी पूरी प्रोसेस बताऊंगा। बस सिर्फ आप पहले समझते जाइए। तो क्या था, एक क्रू एस्केप सिस्टम के साथ एक क्रू मॉड्यूल को अंतरिक्ष में भेजा गया, फिर उसको वापस सुरक्षित पृथ्वी पर कैसे उतारा जाए उसका बस एक टेस्ट किया गया TVD-1 के अंदर। अब दोस्तों यह फ्लाइट सुरक्षा तंत्र का परीक्षण करने वाला 2 अबॉर्ट मिशनों में से पहला था। 2 अबॉर्ट मिशन में से पहला था जो कि गगनयान, यहां पर ये चीज आपको समझ में अभी आएगी। गगनयान चालक दल को आपातकालीन स्थिति में अंतरिक्ष यान छोड़ने की अनुमति देगा। अब आपको थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब यहां से चीजें समझ में आएगी कि आखिर TVD-1 क्यों ये ऐसा परीक्षण किया गया इसरो के द्वारा। अब दोस्तों भारत के इसरो जो अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के लिए अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए उत्तरदायी संगठन है इसरो, इंडियन रिसर्च स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, उसकी एक महत्वाकांक्षी परियोजना है कि गगनयान नाम से मानव को जो है वो भेजे कहां,
अंतरिक्ष में पृथ्वी की कक्षा में भेजे। ठीक है, तो इसी के तहत गगनयान की पहली मानव रहित उड़ान कब आयोजित की जानी है? 2024 में, यानी कि जो है ईयर जो शुरू हुआ है अभी 2024, उसमें इसरो जो है गगनयान के तहत पहली मानव रहित, यानी कि जो एक उड़ान भेजेगा, एक डेमो टेस्ट करेगा कि मानवों को हम कब भेजेंगे, मानव युक्त उड़ान भेजेगा 2025 में, और मानव रहित उड़ान करेगा 2024 में। तो क्या बोलते हैं, उसी की वजह से हम कुछ टेस्ट कर रहे हैं, जिससे हम मानव युक्त उड़ान जब भेजें या मानव रहित उड़ान 2024 में हमारी संभावित है, उसको जब भेजें तो उसी के अंतर्गत हम अपने जो क्रू मेंबर्स होंगे जो गगनयान के अंदर जाएंगे अंतरिक्ष में, पृथ्वी की कक्षा में, उनको अगर किसी आपातकालीन परिस्थिति पड़ती है तो उनको कैसे उस जो फ्लाइट रहेगी वहां से अलग करके उनकी जान बचाई जा सके। ठीक है, तो एक अंतरिक्ष यान के अंदर रहेंगे वो लोग, लेकिन अगर जैसे मान लीजिए कोई टेक्निकल फॉल्ट आता है, कोई गड़बड़ी आती है, तो वहां से उनको कैसे वापस पृथ्वी पर दोबारा लैंड कराया जाए, उसी के लिए ये टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन था। अबॉर्ट मिशन, अबॉर्ट मतलब क्या होता है कि मिशन खत्म। ठीक है, अबॉर्ट का मतलब मिशन खत्म। ठीक है, तो उसी के अंतर्गत ये एक टेस्ट था, सिंपल सी बात है, बस इतना आप समझिए। ये टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन 1 था। इसी तरह से कई अबॉर्ट मिशन चलाए जाएंगे, अबॉर्ट मिशन 1, अबॉर्ट मिशन 2, अबॉर्ट मिशन 3, अबॉर्ट मिशन 4, यानी कि TVD 1, 2, 3, इस तरह से आपको बहुत सारी चीजें, मतलब कई परीक्षण आपको देखने को मिलेंगे। तो बस एक परीक्षण है, बस इतना समझिए। ठीक है, अब दोस्तों गगनयान के अंतर्गत 3 अंतरिक्ष यात्रियों के दल को 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की कक्षा में भेजा जाना है। ठीक है, तो गगनयान क्या है ये समझ में आ गया कि 3 अंतरिक्ष यात्री होंगे, उनको 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की कक्षा में हम भेजेंगे। ठीक है, बस सिंपल सी बात खत्म। इसी के लिए ये एक टेस्ट किया गया जिसको हम नाम दे रहे हैं टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन 1 TVD 1। ठीक है, बस इतनी सी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब दोस्तों इस उड़ान की सफलता के बाद गगनयान मिशन की एक महत्वपूर्ण जो पड़ाव है वो भारत ने क्या किया, पार कर लिया गया। ठीक है, भारत द्वारा। ओके, आइए और आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी और बात करते हैं पिक्चर के माध्यम से। अब देखिए यहां पर आपको ये पिक्चर समझनी पड़ेगी। ये इसरो, ऐसे एक रॉकेट होगा। ठीक है, ऐसे एक रॉकेट होगा जिसको हम नाम देंगे गगनयान। ये हमारा मिशन का मेन सिस्टम है गगनयान। ऐसे इसी रॉकेट के थ्रू हम अंतरिक्ष में, यानी कि पृथ्वी की कक्षा में भेजेंगे अपने मानव सहित, यानी कि मानवों को, हम 3 लोगों को हम जो है पृथ्वी की कक्षा में 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर भेजेंगे। ठीक है, जिससे हमारी एक टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन है, बस ये जान लीजिए कि हम प्रदर्शन करना चाहते हैं। यहाँ इस पिक्चर के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि ये जो अबॉर्ट मिशन था वो क्या था। अब जैसे मान लीजिए ये रॉकेट है। ठीक है, अब यहां से आप समझने की कोशिश करेंगे। ये रॉकेट उड़ के गया, यहां से लॉन्च किया गया, ये उड़ के गया, यहां पर आया। ठीक है, तो इसको एक अलग मिशन देंगे कि हाई एल्टीट्यूड एस्केप मोटर फायर हो गई। ठीक है, उसके बाद यहां पर पूरा सिस्टम समझने की कोशिश, यहां पर जाने के बाद क्या होगा कि क्रू एस्केप सिस्टम फेज 1 शुरू होगा। यहां से अगर यहां तक कोई गड़बड़ी आए तो यहां से सीधा नीचे जाया जा सके, समझ गए ना आप। और उसके बाद फिर कोस्टिंग मोड में हम यहां पहुंचेंगे। ठीक है, तो यहां क्या होगा, कोस्टिंग मोड में अगर कोई दिक्कत नहीं हुई तो सीधा चला जाएगा अंतरिक्ष यान हमारा। लेकिन अगर यहां पर मान लीजिए कोई फॉल्ट हुआ तो हम आपातकालीन परिस्थिति में अपने दल को यहां पर ये बैलून के माध्यम से हम यहां समुद्र में लैंड करा देंगे। सिंपल सी बात है, और रॉकेट हमारा जाकर के कुछ दूरी पर गिर जाएगा। तो ऐसे ही ये मिशन हुआ है। यहाँ पर इंडियन नेवी ने इसको यहाँ पर क्या बोलते हैं, इसको रेस्क्यू कर लिया। यहाँ पर गिरा था हमारा जो अबॉर्ट मिशन है वो। बस इस पिक्चर के माध्यम से सिर्फ आपको यही बताना था, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल चीज होती है, टेक्निकल टर्म में हमें समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ऐसे पिक्चर्स के माध्यम से अगर कोई आप डिजिटल बोर्ड पे कोई पढ़ा रहा है तो वहां समझाना काफी आसान होता है। ठीक है, तो TVD 1 आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों सिंपल सी 2 न्यूज है, आप लोगों को 1 लाइनर फैक्ट के रूप में याद रखना चाहिए। 2 कंपनियां हैं जिनको नवरत्न का दर्जा
दिया गया है, बस उसी पर हम बात करने वाले हैं। दोस्तों एक कंपनी है इरकॉन, दूसरी है राइट्स। ये दो कंपनियां हैं, इनको नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया, इसलिए इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। ओके, इरकॉन और राइट्स। अब दोस्तों वित्त मंत्रालय ने 12 अक्टूबर 2023 को रेलवे से जुड़ी दो कंपनियां हैं, याद रखना है, रेलवे से जुड़ी दो कंपनियों राइट्स लिमिटेड और इरकॉन को नवरत्न कंपनी का दर्जा दे दिया है। अभी तक ये नवरत्न कंपनी नहीं थी, नवरत्न कंपनी का स्टेटस दे दिया गया है। अब दोस्तों भारतीय नवरत्न कंपनियों की संख्या अब तक कितना थी? 14, अब बढ़कर कितनी हो गई? 16। तो कुल भारत में अब नवरत्न कंपनियां पूछी जाए तो 16 हो गई हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। दोस्तों रेल मंत्रालय के तहत इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड जो है और राइट्स लिमिटेड, इनको 15वें और 16वें नंबर की नवरत्न कंपनियां घोषित किया गया है। तो 15वें नंबर पर होगी इरकॉन इंटरनेशनल, 16वें नंबर पर होगी राइट्स लिमिटेड, ठीक है। ये चीज बस ऐसे ही समझ लीजिए और याद करने लायक तो नहीं है। इरकॉन भारतीय रेलवे के निर्माण कार्यों का संचालन कर रही है। इसकी मुख्य क्षमता रेलवे, राजमार्ग और एक्स्ट्रा हाई टेंशन सब स्टेशन इंजीनियरिंग और निर्माण में ये काम करती है इरकॉन इंटरनेशनल, ठीक है। और दोस्तों राइट्स लिमिटेड जो होती है वो भारत में एक अग्रणी परिवहन इंफ्रास्ट्रक्चर और परामर्श इंजीनियरिंग फर्म है। ये दोस्तों परिवहन और शहरी इंजीनियरिंग, बंदरगाह, जलमार्ग, ऊर्जा प्रबंधन के लिए विभिन्न क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करती है। तो राइट्स लिमिटेड और इरकॉन जो है उसके बारे में आपको इतनी जानकारियां बस याद रखनी चाहिए, ठीक है। और बाकी इस न्यूज में इतना ही, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था कि मैं आपको कुछ और बताऊं। नवरत्न कंपनियां क्या होती हैं, इसका स्टेटस कैसे मिलता है, ये पूरा प्रोसेस हमने एक वीडियो में डिस्कस किया है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, वहां वो जाकर के आप लोग देख लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरी न्यूज की तरफ। हमारी दोस्तों दूसरी न्यूज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही जबरदस्त खबर है। मैं पर्यावरण प्रेमी हूं तो काफी एक्साइटेड रहता हूं जब पर्यावरण की बात आती है। तो ये दोस्तों एक जानवर है जिसका नाम है नीलगिरी ताहर। गधे जैसा दिखता है और लेकिन गधे से थोड़ा सा डिफरेंट है, गधा तो बहुत अजीब लगता है, ठीक है। तो आइए, जानवर तो जानवर होता है, गधा और नीलगिरी ताहर जो भी है। तो नीलगिरी ताहर के बारे में जो खबर है देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट एक परियोजना चलाई गई है, तो नीलगिरी ताहर परियोजना के बारे में आइए बात करते हैं। तो दोस्तों तमिलनाडु की सरकार ने अपनी राजकीय पशु नीलगिरी ताहर, अब आपको ये भी समझ में आ गया कि तमिलनाडु सरकार का राजकीय पशु कौन सा है, तो नीलगिरी ताहर है, जो कि एक बकरी की प्रजाति है। इसके संरक्षण करने के लिए 12 अक्टूबर 2023 को एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम चलाया जिसका नाम है नीलगिरी ताहर परियोजना, ठीक है। तो इसके संरक्षण के लिए तमिलनाडु गवर्नमेंट ने चलाया है। अब दोस्तों स्थानीय रूप से इसको क्या कहा जाता है, बराई आदू, बराई व राई आदू, इस नाम से ये चर्चित है। नीलगिरी ताहर जो है दोस्तों पश्चिमी घाट की एक लुप्त प्राय प्रजाति है, ठीक है। अब नीलगिरी जो पहाड़ियां हैं वो पश्चिमी घाट का और पूर्वी घाट का मिलन स्थल है। तो पश्चिमी घाट की क्या है, एक लुप्त प्राय प्रजाति है नीलगिरी ताहर। इसका स्टेटस आपसे कई बार पूछ लिया जाता है। दोस्तों नीलगिरी ताहर एक खास बात के लिए जाना जाता है, ये खड़ी चट्टानों पर चढ़ता है, उसके दौरान ये गुरुत्वाकर्षण को मात देता है, समझ रहे हैं, खड़ी चट्टानों पे ऐसे सीधा चढ़ते चला जाता है, ठीक है। और इस कौशल के लिए ये काफी जाना जाता है नीलगिरी ताहर। आपसे पूछा जा सकता है कौन सा जानवर गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को मात देते हुए चट्टानों पर खड़ा चढ़ता है, तो आप समझ जाना कि नीलगिरी ताहर है, ठीक है। अब दोस्तों इन पहाड़ी बकरियों को माउंटेन मोनार्क भी कहते हैं। नीलगिरी ताहर को क्या कहा जाता है, ये एक उपनाम है, आप लोगों को याद रखना चाहिए, माउंटेन मोनार्क, ठीक है। अब दोस्तों इस परियोजना का उद्देश्य क्या होगा, सिंपल सी बात है कि पारिस्थितिकी के प्रति जो है, इकोसिस्टम के प्रति बेहतर समझ विकसित हो और नीलगिरी ताहर का उनके ऐतिहासिक पर्यावास में ही क्या हो, पुनर्वास हो, रिहेबिटेट हो, उनको बसाया क्या जाए, मतलब उनके संरक्षण को लेकर के प्रयास किए जाएंगे यहाँ पर जो है तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। अब दोस्तों नीलगिरी ताहर जो होते हैं पश्चिमी घाट की लुप्तप्राय प्रजाति, आपको मैंने बता दिया, लेकिन फिर भी एक बार यहाँ पर रिवाइज करने के लिए हमने लिख दिया था। नीलगिरी ताहर का उल्लेख दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, जो संगम तमिल साहित्य है वहां पर नीलगिरी ताहर का उल्लेख मिलता है। तमिल साहित्य के अंदर किस जीव का, किस प्रजाति का उल्लेख मिलता है, तो आप लोगों को याद रखना है नीलगिरी ताहर ही है।
काफी इंपॉर्टेंट न्यूज ये आपके लिए बनकर आ जाती है। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं दूसरी न्यूज की तरफ। और हमारी आज की ये लास्ट न्यूज होने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, वन लाइनर है, इसको आप लोगों को जरूर याद रखना चाहिए। तो दोस्तों, भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन बस चलाई गई। अब भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन बस कुछ इस तरह की है, देख लेना कहां चली है। आइए बात करते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। ठीक है, तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं कौन? हरदीप सिंह पुरी। इन्होंने दोस्तों 25 सितंबर 2023 को नई दिल्ली के इंडिया गेट में देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन बस को हरी झंडी दिखाई है। तो याद रहे कि देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन बस कौन सी है? तो कौन सी बस है दोस्तों? ये नई दिल्ली में चलाई। ठीक है, ये नई दिल्ली में चलाई गई। किसने चलाया? तो पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। उन्होंने कब चलाया? 25 सितंबर 2023 को। अब दोस्तों, ये बसें जो है 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन तक पहुंचने के भारत के लक्ष्य की दिशा में एक सकारात्मक कदम होंगी। यहां पर बता दूं कि भारत ने नेट जीरो का लक्ष्य रखा है 2070 तक। यानी कि भारत का कहना है नेट जीरो क्या है? जब हम कार्बन उत्सर्जन को जीरो करने लग जाएंगे, यानी कि हमारे विभिन्न जो माध्यम है, चाहे परिवहन हो, चाहे बिजली उत्पादन हो, इन सभी चीजों में जो हम कार्बन पैदा करते हैं, कार्बन उत्सर्जित करते हैं, उसको जब हम जीरो कर लेंगे, वो हमने लक्ष्य रखा है 2070 तक। ठीक है, ये लक्ष्य हमने मानकर चलते हैं। तो इस दिशा में 2070 तक नेट जीरो के क्षेत्र में बढ़ने के लिए ये एक पॉजिटिव स्टेप माना जा रहा है। दोस्तों, इंडियन ऑयल यहां पर इन्वॉल्व है, ये देख लीजिएगा। इंडियन ऑयल दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली 15 बसों के परिचालन परीक्षण की शुरुआत करने की पहल है। तो ये पहल किसने की है? इंडियन ऑयल ने, जो कि एक पेट्रोलियम की कंपनी है भारत सरकार की, याद रहे। ठीक है दोस्तों, ईंधन सेल जो बस होती हैं, उनको बिजली देने के लिए, बिजली उत्पन्न करने के लिए हाइड्रोजन और वायु का उपयोग, ये याद रखिए, हाइड्रोजन और वायु का उपयोग करता है ईंधन सेल। ठीक है, और बस से निकलने वाला जो एकमात्र अपशिष्ट होगा वो सिर्फ पानी होगा, धुआं नहीं निकलेगा। यानी कि कार्बन उत्सर्जित नहीं होगा इस बस से, सिर्फ क्या निकलेगा? पानी। और पानी निकलेगा तो पानी कोई जो है पर्यावरण के लिए हानिकारक चीज होती नहीं। ठीक है, तो इस लिहाज से तो पर्यावरण के संरक्षण के लिहाज से काफी अच्छा और सकारात्मक कदम है। दोस्तों, यह पारंपरिक बसों में जो पेट्रोल और डीजल से चलती हैं, उनके मुकाबले पर्यावरण के लिए काफी अनुकूल होगा। हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है? भविष्य का ईंधन। यहाँ 1 नंबर का और आपको सवाल मिल गया, भविष्य का ईंधन क्या है? तो हाइड्रोजन, जिसमें दोस्तों भारत के डीकार्बोनाइजेशन के लक्ष्य को पूरा करने में मददगार होने की अपार क्षमता मौजूद है। ठीक है, तो ये न्यूज कुल मिला के आपके लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट रही। अब दोस्तों, ये जो है आज का क्लास यहीं पर संपन्न हुआ। आपको ये क्लास देखने के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद अर्पित करना चाहूंगा। और आपसे एक गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट होगी आपके लिए रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कंपटीशन वॉर के ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। वहां पर चैनल से रिलेटेड भी अपडेट्स आती रहती हैं, समय समय पर कुछ मोटिवेशनल पोस्ट वगैरह भी आती रहती हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अन्य वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।